चलिए, तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये भारत के संविधान से लिए गए हैं। कुछ भाग हैं, कुछ अनुसूचियाँ होंगी, अनुच्छेद होंगे और संविधान के कुछ स्रोत होंगे। वहाँ से प्रश्न आप लोगों से कुछ प्रश्न भी करूँगा आप लोगों से, और कुछ टॉपिक भी क्लियर करूँगा आप लोगों का। ठीक है, याद रखिए। देखिए, यहाँ पर भाग एक आप देख रहे हैं। भाग एक तो आप सभी लोगों को पता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पता ना हो। तो उसमें संघ और उसका क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। पहले आप इसको ध्यान रखिएगा, इस अनुच्छेद को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं अगर आपसे बात करूँ तो भाग एक हो या अनुसूची एक हो या आपका अनुच्छेद एक हो, तो सबसे पहले अपने संघ और अपने राज्यों का नाम आएगा। बस आपको यही याद रखना है। सबसे प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर, नंबर एक के स्थान पर अगर मैं आपसे बात करूं तो वह आपका संघ और उसका राज्य का क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भाग एक में संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची भी वही है और अनुच्छेद भी वही है, सिमिलर है तीनों। ठीक है, आगे बात करते हैं भाग सेकंड की। भाग सेकंड का मतलब होता है भाग दो। ठीक है, भाग दो में आप देख रहे हैं नागरिकता। अब आपको याद करना, ये तो सभी लोग जान भी रहे होंगे, सबको पता भी होगा दो में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बना हुआ है भाई, ये नाग लिखा हुआ ना पहले, नाग। तो आप नाग से याद रखिए, ये जो दो बना हुआ है, दो जैसा है ना, दो के समान जैसे है, लग रहा है ना, ये नाग जैसा लग रहा है। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आपकी जो नागरिकता है। अगर आपको नागरिकता के बारे में जानकारी लेनी है तो भाग दो में जाना पड़ेगा आपको। या तो आपकी ये ट्रिक ये हो जाएगी दो को, या तो एक ट्रिक आप ये भी बना सकते हो कि पहले तो हमने देखा राज्य और संघ, तो राज्य और संघ तो हो गया भाई, फिर उस राज्य और संघ में कोई व्यक्ति भी तो होना चाहिए, कोई नागरिक भी तो होना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दूसरे नंबर पर जो होता है नागरिकता की बात की गई है भाग दो में। ठीक है, तो भाग दो में नागरिकता आती है। भाग तीन की बात करता हूँ तो तीन में देखिए जरा क्या है। अब तीन में जो नागरिक, मतलब जो नागरिक है भाग दो में, जो नागरिक हैं भाग दो में, अब हम उन्हीं नागरिकों के संबंध में कुछ बात करेंगे मौलिक अधिकारों में। तो जो नागरिक होता है तो उनका हनन ना हो। मतलब भाई नागरिक तो बहुत सारे हैं अपने राज्य और केंद्र में, है ना। तो केंद्र और राज्य तो आपने बना लिया, फिर नागरिक, तो नागरिक के बारे में भी जान लिया आपने। फिर उन्हीं नागरिकों का हनन ना हो पाए, उनके अधिकारों का हनन ना हो पाए, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भाग तीन में बात की गई है। तो आप ऐसे रिलेट करें कि उनका हनन ना हो, इस तरीके के जिक्र जो है मौलिक अधिकार बताता है। उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना किया जाए, इन नागरिकताओं के, जो ये लोग नागरिक हैं दूसरे में, इनका हनन ना किया जाए। उनका क्या होना चाहिए, उनके कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। ये मौलिक अधिकार की बात करता है भाग तीन। भाग चार की बात करें तो भाग चार में आप देखिए जरा, यहाँ पर डीपीएसपी जिसको आप लोग बोलते हो, और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिसको आप कहते हो, भाग चार में कहा गया है। अब ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भाई राज्य में जो भी नीति बना दी, ठीक है, जो भी नीति आपने बनाया है या बना दो, आप इस तरीके की क्रियाविधि को रिलेट कर सकते हो। तो वहाँ पर देखिए, उन नीति को बना देने पर उनको निर्देश दो कि नागरिक का जो है मूल अधिकारों का जो है हनन ना किया जाए। तो जैसे भी आपने देखा कि राज्य बनाया, फिर आपने केंद्र बना दिया, फिर नागरिक आ गए उसमें, फिर नागरिक के बाद आपने कहा कि भाई उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ। अब वही चीज़ जो हनन नहीं हो रहा है, वो उन मौलिक अधिकारों का सही तरीके से निर्देश करो, उसको नीति बनाओ, उसको निर्देशित दो, उसे निर्देश करो ताकि वो सही से चले, उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन ना हो पाए। ठीक है, ये आपका भाग चार में हो जाता है भाई, ताकि मूल अधिकारों का हनन ना किया जाए, उनके मूल कर्तव्यों को पहचाना जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में जो बात की गई है भाग चार में की गई है। मेरी बात अभी तक चार तक हुई है, बताइए चार तक आपको समझ में आया है क्या? भाग चार तक समझ में आया है? भाग एक में आपको संघ और राज्य है, भाग दो है नागरिक, नागरिक आ जाते हैं पहले, फिर नागरिकता जो आई है, जो नागरिक लोग हैं उस संघ में, उस राज्य में, फिर आपने उनको कुछ अधिकार दिए। और अच्छा, अगर अधिकार दे दोगे तो भाई ऐसे में तो सब लोग हनन करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के मारना पीटना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए आपने सोचा कि भाई ताकि उनका हनन ना हो, तो मौलिक अधिकार बना दिया आपने, तीसरी बात कर दिया। चौथी बात आपने ये कर दिया कि ताकि नागरिकों का जो है मूल अधिकार और उनके मूल कर्तव्यों के बारे में निर्देश दे दो कि भाई ये तुम्हारा निर्देश है, ये तुम काम करोगे, तुम अपने हद में रहोगे, तुम अपने हद में रहोगे, मतलब इस तरीके कुछ
कार्य बता दिया आपने। तो यह एक प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4। और यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को पता भी है। भाग 4 के का में कहो या 4 का ए बोलो, बात दोनों एक होता है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने 4 भाग बताए हैं, और आप लोगों को अगर मैं बताता भी नहीं तब भी आपको ये पता है 4 के 4। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा टफ होगा, अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। भाग 6 की बात करते हैं, सॉरी भाग 5 की बात करते हैं। देखो, जैसे आपने भाग 1 में संघ और राज्य बना दिया, भाग 2 में नागरिकता बना दिया, भाग 3 में मूल अधिकार बना दिया क्योंकि उनका हनन ना हो, भाग 4 में आपने उसके कुछ निर्देश दे दिया, कुछ नीति बना दिया कि ताकि उस तरीके से उनका हनन ना किया जाए, वो अपने तरीके से जीवन जो है व्यतीत करें, ठीक है। फिर आपने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जो संघ है, जो अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संघ की कार्यपालिका दी गई है, तो इसमें ये बात की गई 5 है, ठीक है, ये भाग 5 है। तो 5 आप ऐसे भी याद कर सकते हो आँच से। अच्छा, आँच क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहाँ पर जो हमारा संघ है ना, उस संघ पर कोई बाहरी दबाव ना पड़े, बाहरी दबाव कोई ना पड़े संघ पर, संघ अलग हो जाए, राज्य अलग हो जाए, इस तरीके की बात की गई। मतलब 5 में क्या हो गया कि कोई आँच ना आए, ठीक है भाई। आँच किस पे ना आए, संघ पे ना आए, केंद्र में आए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में, जो संघ कार्यपालिका होती है, वो भाग 5 में बात की गई है, सेपरेट संघ के बारे में, ठीक है भाई। तो उसमें बात की गई है भाग 5 में। अगर मैं भाग 6 की बात करूँ, भाग 5 तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को भाई कि आँच नहीं आ रही है, ठीक है भाई। अभी आपको प्रश्न करवाऊंगा, टेंशन ना ले आप लोग। भाग 6 की बात करें, ये देखो 6 है, रोमन अंक का 6 है। और 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 एक शब्द ऐसा है जिसमें रिलेट हो रहा है अच्छा, है ना। 6 में आपको एक शब्द रिलेट हो रहा है अच्छे को लेकर। तो जब कभी भी देखिए सुनिए, यहाँ पर अब आपने संघ बना लिया तो भाई राज्य भी तो बनेगा। जैसे आपने भाग 1 में संघ और राज्य देखा, 2 में देखा नागरिकता, 3 में देखा मूल अधिकार, 4 में देखा डीपीएसपी, और 4 के काम में देखा मूल कर्तव्य, ये सारी चीज़ें। 5 का आपने संघ अकेले देख लिया, तो अकेले आप फिर देखिए 6 को भी, 6 को। तो अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा जो शब्द मैंने रिलेट करा है, ये राज्य भी ले लीजिए, ठीक है भाई। एक राज्य के बारे में, एक अच्छे राज्य के बारे में, ठीक है, एक अच्छे संबंध बनाने के लिए राज्य में, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एक अच्छा संबंध बनाना है, तो वह कौन काम करेगा, राजा काम करेगा। तो ऐसे में आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि ये राज्य ले लीजिए, राजा बनकर आप राज्य करिए, तो भाई जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का तो बल्ले बल्ले है फिर तो। अच्छा, ये बात है। तो अच्छा यानी 6, 6 में क्या होता है, राज्य के बारे में बात होती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है भाई। नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता 2, नंबर 3 मूल अधिकार, नंबर 4 डीपीएसपी, नंबर 5 मूल कर्तव्य, सॉरी नंबर 4 का जो है 4 का काम है मूल कर्तव्य, नंबर 5 राज्य सॉरी संघ के बारे में, और 6 अच्छा यानी राज्य के बारे में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है, केवल राज्य के बारे में बात की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं 7 को। देखिए 7 जो है आपको 7 इस तरीके से लिखते हैं, और 7 जो है यहाँ पर आप जब कभी भी आप लोगों को 7 के बारे में मिले, ठीक है भाई, तो इसे निकाल दिया गया है एक प्रकार से, भाग 7 को निकाल दिया गया है, यानी एक प्रकार से कहिए निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 में जानते हैं क्या था, भाग 7 में था राज्यों को ग्राफ लेवल पर डिवाइड किया गया था, राज्यों को श्रेणी रूप में बनाकर डिवाइड किया गया था राज्यों को, ठीक है भाई। तो ये डिवाइड जो करने वाली एक्टिविटी थी ये निरस्त कर दिया था। 7 समाप्त, 7 से समाप्त, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए 7 से समाप्त, तो समाप्त क्या हुआ, तो समाप्त वो होता है जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1956 में, जो आया था 1956 में, उसे समाप्त कर दिया गया था। और साथ में क्या था, जैसा कि आप जान सकते हैं, ठीक है, संपत्ति के बारे में बात किया गया था, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सबको। भाग 8 में देखिए, 8 यहाँ पर देख रहे हैं, तो 8 में अगर एक चीज बताऊं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, अब जब आप देख रहे थे 5 आँच ना आए, बाहरी दबाव ना पड़े कोई, ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप देख रहे थे संघ के, तो वहाँ पे कार्यपालिका थी, संघ की कार्यपालिका थी, वो संघ था आपका। यहाँ फिर आप देख रहे हैं जैसे संघ बट गया, राज्य बट गया, फिर आपने निष्कासित कर दिया, समाप्त हो गया, मतलब 7 से समाप्त हो गया, 8 यानी अगर मैं बात करूं तो इसमें बात किया गया केंद्र शासित प्रदेश के बारे में,
और इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी जब आप यहाँ पे सोचिए, जब कोई दो राज्य मिल जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में, अगर मैं एक साथ और बताऊँ एक बात, यहाँ पे राज्य उसके क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात किया गया, प्लस में अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ पर बात किया गया है आपका राज्य क्षेत्रों के बारे में भी। ठीक है, तो आप सोचिए जरा, अगर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ हो जाएं तो उस व्यक्ति का ठाठ ही ठाठ होगा कि नहीं ठाठ होगा, बताइए जरा। अब आप देख रहे हैं, एक तो सिर्फ आपने देखा है केवल भाग 1 में, वो तो आपका सही है भाई, लेकिन दोबारा अगर कोई आता है तो वो 8 में आता है, दोबारा अगर आता है तो वो 8 में आता है, बाकी जगह पे तो आपने कभी देखा ही नहीं कि राज्य और संघ एक साथ आए हो भाई, फिर तो डिवाइड हो गए हैं, है कि नहीं। तो भाग 8 आपको याद रखना है, यहाँ पर ठाठ ही ठाठ है, इससे क्लियर कर लेना है, आपको ये चीज़ जो है याद हो जाएगी। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों हैं, केंद्र और राज्य दोनों है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भाग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 9 को, तो देखिए यहाँ पर जो 9 है, 9 में बेसिकली पंचायत की बात की गई है। और पंचायत ध्यान रखना है आप लोगों कि पंचायत दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक 9 का में डिवाइड किया गया है और एक 9 के खा में डिवाइड किया गया है। अच्छा, खा को अगर मैं बोलूँ तो इसको बी कहा जाता है और का को ए बोला जाता है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में मिले 9A, तो वही है का वाला, अलग नहीं है, का अलग है कि ए अलग है, ऐसा कुछ नहीं, वही है 9 खा 9 का बी है, यही चीज़ है। तो यहाँ पे पंचायत पहली थी, पंचायत को भी इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया था। एक को कहा कि भाई नगर पालिका होगी और जो दूसरी बोला उसने सहकारी समिति। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम यूजीसी में पूछा गया प्रश्न है, ये यूजीसी में प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पे, तो देखिए पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को आपने कहा कि भाई पंचायत का चुनाव होने वाला है, तुम ऐसा करो कि चुनाव लड़ जाओ। ठीक है भाई, चुनाव ऐसा करो लड़ जाओ और तुम्हें बना दिया जाएगा पंचायत सरपंच बना दिया जाएगा। जैसे कि गांव में होता होगा, आप लोग को पता होगा, आप सभी के एरिया या क्षेत्रों में होता होगा, या तो भाई पंचायत का चुनाव होता होगा या तो एमसीडी का चुनाव होता होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, तो पंचायत के चुनाव में एक व्यक्ति से कहा गया कि भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें सरपंच बना दिया जाएगा। ठीक है, तो वह व्यक्ति का रिप्लाई आता है कि नहीं भाई, मैं सरपंच नहीं बनूंगा। और क्यों नहीं बनूंगा, वो कहता है भाई मैं इसलिए नहीं बनूंगा पंचायत की, क्योंकि वो लोग लेते हैं पैसे, भाई पैसे लेकर खा जाते हैं, इस तरीके की बात करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए पैसे जो है वो खा जाते हैं, इसलिए मैं पंचायत का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पंचायत नहीं लड़ूंगा मतलब आपको नहीं से याद करना है 9, और 9वें भाग में आपको क्या हो जाएगा, पंचायत के बारे में। और पंचायत देखिए एक नगर में भी होता है, एक सहकारी समिति में भी होता है। नगर की जो पालिका होगी वो आपकी होगी 9 का 1 में, अगर आप नगर में लड़ेंगे तो 9 का ए में कर लीजिए, अगर आप सहकारी समितियों में लड़ेंगे, शहरों में लड़ेंगे तो आप 9 का बी कर लीजिए। ठीक है, तो पहले भाई नगर होना चाहिए, ठीक है, नगर फिर सहकारी। ठीक है, ये सहकारी है, सहकारी याद रखिए, सहकारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहकारी करके पूछा गया है प्रश्न आप लोगों से, एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, भाग उसके बाद हम बात कर लेते हैं 10। आप लोगों को पता होगा भाग 10 में क्या बातें की गई है, और मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात भी किया था, भाग 10 में भी चर्चा भी कर चुका हूँ, आप सबसे बताया भी हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो भाग 10 में क्या बात की गई जरा बताइए आप लोग। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पर भाग 10 में बात की गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर देखिए भाग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भाग जो 10 में बात की गई है वह बात की गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर। अगर मैं आपको अनुसूची के बारे में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा अनुसूची नंबर 5, वहाँ पर बात होगी, अभी इसके बाद बताऊँगा आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए भाग जो 10 है इसमें कहा गया है अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, अच्छा अनुसूची इसमें कैसे रिलेट करेंगे, देखिए आप एक बात याद रखिए, मैंने आपसे एक बात बोला कि अनुसूची 5 को, जैसे भाग 10 देखे ना, तो 10 का आप हाफ करें, 10 का हाफ करेंगे 2 होगा, तो 2 से अगर हाफ करेंगे तो इसका 5 होगा, सॉरी इसका क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो 5 साल यानी 5वीं अनुसूची दिखेगा, 5 भाग मत दिखेगा क्योंकि 5 भाग में तो संघ है, लेकिन अनुसूची देखेंगे तो उसमें आ जाएगा ये। तो 5 अनुसूची में क्या होता है कि मान लीजिए कोई नेता है, ठीक है भाई, तो वो आता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में आता है चुनाव के लिए, वोटिंग करने, मतलब वोट मांगने के लिए आता है, तो बहुत सारे वादे करता है झूठे झूठे। ठीक है भाई, तो ऐसे वादे करके बताता है कि भाई इस बार मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपके क्षेत्र में ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। तो आप ही सोचिए एक बार, तो ऐसा तो कोई भी नेता नहीं करता है, सिर्फ झूठे वादे करते हैं, अच्छा है ना। तो ये तो 5 में था,
तो 5 में भी आया, तो 5 के बाद फिर दोबारा 10 में भी आया था। तो ये अनुसूची में मैंने बताया कि 5 में आता है, क्योंकि 5 क्यों बताया, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होता है ना, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो इसलिए मैं 5 को बता रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए 10 में आया, अच्छा फिर 15 में भी आएगा, अभी याद रखिएगा इस पार्ट को, ये 15 में भी आएगा। तो 5, 10, 15 ये तीनों चीज़ें जो होती है नेताओं से रिलेट कराना, तो आप याद कर लेंगे 5, 10, 15 को, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 है ये अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्रों में, ठीक है, उन लोगों से आया भाई, वादे वगैरह फिर झूठे करने लगा इसने, ठीक है। तो ये कहा कि भाई कि हम फिर तुम्हारे ये सारी चीज़ें बनवाएंगे। तो आप 10 को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में नेताजी जो आए थे उन्होंने झूठे वादे किए थे। और झूठे वादे कहाँ किए थे, अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में। भाग नंबर 10 हो जाएगा आपका ये, ठीक है भाई। भाग नंबर 11 की बात करते हैं, 11 की, ठीक है भाई। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 11 भी, ठीक है भाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए जरा एक बार। हाँ, अगर मैं भाग नंबर आपसे बात करूं यहाँ पर 11 के बारे में, तो आप जरा यहाँ पर सोचिए 11 में क्या हो रहा है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध की बात की जा रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ एक बार आप सोचिए जरा ध्यान से इस बात को कि जो संघ और राज्य के जो क्षेत्र हो रहे हैं, ठीक है भाई, 11 में, वो उनके बीच के संबंधों के बारे में बता रहा है, इनका संबंध कैसा है, ठीक है। तो अब ये एग्ज़ाम में हालांकि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो पार्ट आपका जो भाग 11 है उसमें आपका संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में बात बताया है, ठीक, इनके संबंधों को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 11 में आ जाएगा 11 में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है भाई। इनके बीच के बारे में, संबंध के बारे में बात किया गया है, ठीक है। भाग उसके बाद देखिए 12, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 में क्या हो सकता है बताइए जरा, भाग 12 में क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाग 12 में, तो वित्त और संपत्ति अनुबंध के बारे में बात करता है। तो यानी पैसे वगैरह के लेकर, फाइनेंस वगैरह के लेकर जो बात किया जाता है वो 12 में किया जाता है। और 12 को आप कैसे रिलेट करेंगे बताइए जरा, कोई बनाइए ट्रिक आप लोग, कैसे हो सकता है ये फाइनेंस वगैरह, मतलब आप फाइनेंस को रिलेट करिएगा वित्त से। तो यानी अगर आप 12 वर्ष, ठीक है भाई, पैसे अगर अर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है अनुबंधन का एक मतलब होता है सीखना, लेकिन यहाँ पे अनुबंध आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एक प्रकार से वो चीज़ है, लर्निंग होता है अनुबंधन का मतलब, एक प्रकार से लर्निंग होता है। अगर आप 12 वर्ष काम करेंगे तो पैसे से ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिया विधि को आप सीख सकते हैं। या आप 12 वर्ष काम करेंगे तो आप किसी, अगर आपके पास पैसे होंगे, संपत्ति होगी, पैसे होंगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, संपत्ति भी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो 12 वर्ष करना पड़ेगा आपको, या 12 माह कर लीजिए, बात दोनों एक है, या माह में रख लीजिए या वर्ष में रख लीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। जब कभी वित्त वगैरह की बात हो, फाइनेंस वगैरह की बात हो, तो आप तुरंत यही चीज़ें आपको समझ जानी है कि 12 वर्ष में या 12 महीने में आपको पैसे कमाना पड़ेगा, उससे संपत्ति बनाओगे, उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। वाद विवाद की जिक्र जो है भाग नंबर 12 में की गई है, ठीक है भाई। चलिए आगे हम एक और बात कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ आपका फिर जो है 12 के बाद 13 आता है, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए और आपको 14 को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद 15 पर आ जाइए, ठीक है भाई। 15 की बात कर लेते हैं, 15 आपका इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको एक चीज़ अभी ट्रिक बताया है कि अनुसूचित तो 5 एक बताया आपको ट्रिक से, फिर आपको भाग 10 बताया है, अनुसूचित जनजातियों को लेकर बताया, जनजातियों को लेकर बताइए। तो फिर ये देखिए 15 साल में आए, मतलब आप ये भी जानते हैं, भलीभांति तरीके से जानते हैं कि एक बार चुनाव जो होता है 5 वर्षों में होता है, ये बात तो तय है। एक बार चुनाव होता है कितने वर्षों में, 5 वर्ष में, तो 5 15 हो जाएगा। और ये निर्वाचन से संबंधित है, यानी चुनाव से संबंधित है ना, ठीक है ले, ठीक है। क्लियर हो गया, इतनी बात बताइए जरा, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। भाग 1 में संघ और राज्य का क्षेत्र हो जाएगा, फिर उसके बाद नागरिक होगा, फिर उसका अधिकार होगा, जो कोई उसका हनन ना हो तो उसका मूल अधिकार हो जाएगा। फिर डीपीएसपी हो जाएगा, आपका राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत हो जाएगा, ताकि उसका हनन ना किया जाए, तो उसके कर्तव्य वगैरह का, ठीक है भाई। तो निर्देश दे दो, नीति बना दो, ये था। फिर मौलिक कर्तव्य वगैरह थे आपका। 5 का केवल आपका संघ था, यूनियन यानी कार्यपालिका के बारे में बात हो रही थी। फिर 6 में आपका अलग हो गया, अच्छा यानी कोई राजा, कोई व्यक्ति अगर राजा बनकर वो क्या करेगा भाई, राज करेगा, तो राज्य, तो यानी उसका वो हो जाएगा। तो भाग नंबर
6 हो जाएगा। और भाग नंबर 7 7 जो समाप्त कर दिया गया, 7 से समाप्त था, 8 से आपका क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गए थे, यानी जब दोनों मिल जाएंगे तो आपकी ठाठ ही ठाठ हो जाएगा, तो यानी भाग 8 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद 9 आपका क्या था, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, पंचायत में नहीं जाना है, तो 9 हो जाएगा। 9 का एक में आपका हो जाएगा नगर पालिका, और 9 का जो खा हो जाएगा आपका, वो आपका शहरी समिति हो जाएगी। 10 में फिर आपका क्या हो जाएगा भाई, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, नेताजी आते हैं, झूठे वादे करते हैं, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 में आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 12 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 12 माह या 12 वर्ष अगर काम करेंगे तो फाइनेंस, ठीक है, वित्त से संबंधित, आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 इंपॉर्टेंट है। 15 में आप देख रहे हैं चुनाव यानी निर्वाचन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए भाग 16 के बारे में। 16 क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको अगर मैं बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 16 भी, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। इसे भी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, ये एग्जाम में प्रश्न आता ही नहीं है, पूछा ही नहीं गया है एक बार भी नहीं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। 17 को भी नहीं पूछा गया है, आप इसे भी स्किप करिए, ठीक है भाई। जो इंपॉर्टेंट है उसी का ध्यान रखिए, वरना फिर खराब हो जाएगा सारा सारा मैटर, है ना भाई। फिर उसके बाद देखिए, अगर आपके सामने एक आर्टिकल्स और आ रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे देखता हूँ 17 क्या कर रहा है, 17 देख लें जरा, इंपॉर्टेंट है, नहीं 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। अब आप बात कर लेते हैं 18 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, 18 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 के में अगर आपसे बात करूँ मैं, तो ये आपातकाल है, ठीक है भाई, आपातकाल है। तो आप यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, उपबंध की बात की गई, जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, और वो गरीब व्यक्ति ने क्या किया, पहले बात को समझिएगा अच्छे से, तभी याद होगा आपको, ये आपातकाल उपबंध 18 है। तो वो गरीब व्यक्ति है, वो अपने लड़की की शादी करना चाहता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, बैंकों से या और व्यक्तियों से उधार लिया, पैसे जो है उधार ले लिया, ठीक है। अब अपनी लड़की की शादी जो वो कर रहा है, वो 16 वर्ष की लड़की है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि भाई सबको इनवाइट भी किया, तो उसी जिन लोगों को इन्होंने इनवाइट किया था, ये व्यक्ति ने, उसने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया पुलिस को कि भाई अच्छा, आप जानते भी हैं शारदा एक्ट को संशोधन भी किया गया है, कितनी वर्ष रखी गई है, आयु बताइए जरा, कितनी वर्ष रखी गई है, 18 वर्ष ना, शादी करने की 18 वर्ष, हाँ, तो 18 वर्ष रखी गई है। तो आप ये सोचिए एक बार कि ये 16 वर्ष में शादी कर रहे हैं, और उसके बाद जब कंप्लेन की गई तो पुलिस आती है, फिर उनको बताती है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं होगी तब तक आप शादी नहीं करेंगे। तो आप ऐसी इस विधि से आप समझ सकते हैं कि उसके सामने आपातकाल लग गया। अब आपातकाल ये लग गया कि ये भाई तो गरीब आदमी है, बैंक से पैसा लिया है और व्यक्तियों से उधार लिया है पैसे, उसने शादी किया उसने, अब ये पैसे चुकता कैसे करेगा, तो उस व्यक्ति के लिए आपातकाल हो गया। तो और आपात, और यहाँ पर वो आपात जो रीज़न बना, ये बना कि 18 साल में हो जाना चाहिए लड़की की, तब जाके शादी होगी, और ये कह रहा था 16 ही साल में, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा भाग 18, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। और अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाग 17 के बारे में, तो कभी कभी एग्ज़ाम में जैसे एक आर्टिकल्स है, आप लोग जानते भी होंगे, एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये भी प्रश्न बनकर आया है 343 को लेकर, भाषा से संबंधित है, ये थोड़ा सा ये जो है भाषा से संबंधित है, ये एग्ज़ाम में जरूर क्वेश्चन बने हुए हैं, आप लोगों ने भी देखा भी होगा, ठीक है, ऑप्शन में जरूर आता है ये नाम, अनुच्छेद वाला। तो अगर मैं आपको भाग 17 के बारे में थोड़ा सा रिलेट कराऊं, तो आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें संघ की भाषा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जब भाषा आपको रिलेट करना है 17 में, तो जैसे राजभाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक राजू नाम का लड़का है, ठीक है, अब उसकी भाषा जो है सही नहीं है, ठीक ठाक नहीं भाषा है, ठीक है, अब उसकी जो भाषा है बड़ी ऊट पटांग है। तो एक दिन क्या करता है, लोगों को जो है, लोगों ने इसके घर पे कंप्लेन कर दी कि ये भाई इसकी जो भाषा सही नहीं है, ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ अगर मैं आपसे बताऊँ, तो ये आते हैं इससे जो कंप्लेन करने, इसके घर पे आ जाते हैं लोग। तो इसकी मम्मी कहती है कि राजू भाई क्यों सता रहा है, ठीक है भाई क्यों सता रहा है, अपनी भाषा जो है तो ठीक ठाक कर ले, सुधार ले। तो सता रहा है तो यानी 17 से ऐसे कर सकते हो, 17 से सता रहा है राजू, और राजू से राजभाषा, और भाग 17 भी ये बात कही गई है। तो राजभाषा के बारे में जिक्र कर सकता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 17 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है आई थिंक, है ना, चलिए ठीक है। तो ऐसे आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो भाग 17 जो हो जाएगा आपका राजभाषा हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा आपका, ये ट्रिक से याद हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 18 में आपको गरीब व्यक्ति का बात याद आ जाएगी, तो आपातकाल लग जाएगा उसके लिए, तो भाई है ना।
और उसके बाद आपके अगर मैं बात करूँ तो और कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए भाग 20 देख रहे हैं, 20 यानी संशोधन की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो संशोधन में अगर मैं बात करूँ तो 20 के बारे में ये भी सोच सकते हो भाई, बस, ठीक है, 20 को आप ऐसे भी याद रख सकते हो बस से। तो बस करो भाई अब, ठीक है, अब बस करो। तो 18 में आपने देखा कि भाई यहाँ पर कि 18 साल की लड़की होगी तभी संशोधन, लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने क्या बोला होगा, भाई बस करो अब, ये संविधान का जो है संशोधन कर दो, ठीक है, संशोधन कर दो। तो संशोधन करने की बात, बस करो बहुत हो गया, तो संशोधन करने की जो क्रियाविधि आ जाती है एक प्रकार से वो आर्टिकल नंबर 20 में, सॉरी भाग नंबर 20 में आ जाती है। भाग 20 में आप ऐसे याद रखते हो बस 20, 20 में संशोधन, तो संशोधन आप कर सकते हो ऐसी भी याद, ठीक है भाई। तो ये है संविधान का संशोधन करो। तो ये जो क्रिया है आपका भी भाग जो है 20 में। भाग 21 की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 21 22 इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्थानीय, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान है। फिर प्रकरण वगैरह के बारे में जो बात है वो भाग 22 में है। और आप जानते भी हैं कि जो संविधान में कुल टोटल 22 भाग हैं, ठीक है, कहीं कहीं 25 भाग मिलते हैं, लेकिन आप 22 ही लगाएंगे, मूल रूप से भाई 22 ही माने जाते हैं, 22 ही माने जाते हैं। अनुच्छेद आप 395 ही याद रखेंगे और अनुसूचियाँ जो है 12 ही याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब प्रश्न करते हैं थोड़ा सा, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न देखिए आप लोग, मैंने कहा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग में विभाजित किया गया है। देखो कितने भागों में डिवाइड किया गया भारतीय संविधान को, 16, 22, 24, 25। तो यहाँ आपको क्या जवाब देना, देखो मूल रूप से आपको बात करनी है, हाँ आपको मूल रूप से बात करनी है, मैंने कहा ना मूल रूप से बात करनी है, ठीक है। तो बुनियादी यही पूछा जाता है, कहीं 25 आज तक आया ही नहीं है, तो 22 ही लगाएंगे आप लोग। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, सही बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और देखिए जरा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में जो है संविधान का संशोधन कर दिया गया। भाग 3 में है, भाग 4 में, भाग 20 की भाग 21। तो देखिए गरीब व्यक्ति के लिए संशोधन हो गया ना, वो जो गरीब व्यक्ति था तो उसने कहा कि भाई 18 वर्ष की जो आई थी तो उसने कहा कि भाई मुझे वेट करना पड़ेगा, इसके लिए भाई संशोधन करो, तो भाग 20 में हो जाएगा, करेक्ट जवाब भाग 20 हो जाएगा, सही जवाब आप लोगों का। जरा मुझे बताइए यहाँ पर कि किस संविधान, मतलब संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है, किस भाग में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ग्राम जो है पंचायत की बात कर रही है यहाँ पर, और ग्राम पंचायत यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है क्या, वो 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, फिर 5 भी नहीं है। ग्राम पंचायत की स्थापना किस भाग में की गई बताइए जरा, इसे 9 कर देते हैं, हाँ इसे ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, भाग 9 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा, भाग 9 हो जाएगा, ठीक है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण, देखो ये अस्थायी संक्रमण कालीन या उपबंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भाग 21 के संबंध में है, भाग 22 जो है प्रकरण है, प्रकरण है। तो अस्थायी संक्रमण से संबंधित अगर 2 या 2 एक लोग अस्थायी संक्रमण है, जैसे संक्रमित हैं 2 एक ही लोग, तो आज के समय में कोविड-19 फैला हुआ है, आप जैसा कि जान भी रहे हैं, कोरोना है ना। तो अब आजकल जब कोविड-19 जो है समाप्त हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हो कि ये भी अस्थायी रूप से, देखो एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी, अस्थायी अस्थायी वो होता है जो कि पूर्ण रूप से वो संक्रमित ही रहेगा, ठीक है। और अस्थायी का मतलब होता है ये ठीक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो 2 एक ही लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हैं, वो भी अस्थायी रूप से संक्रमित हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कोविड-19 से, 2 एक लोग ऐसे हैं जो संक्रमित है, वो भी अस्थायी रूप से संक्रमित है, ठीक है। तो भाग 21 को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो आप ऐसे ही याद हो जाएगा। और भाग 22 जो है प्रकरण है, प्रकरण का मतलब लास्ट में आता है ये सारी चीज़ें, प्रकरण, ठीक है। आप याद रखें, किसी भी आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे ना तो वह लास्ट में एक शब्द आता है प्रकरण, जिसमें डिटेल दी जाती है, ये प्रकरण होता है। तो लास्ट का एक भाग बचता है 22 यानी वो प्रकरण हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे बताइए जरा कि संविधान के किस भाग में 3 सोपानों का या 3 सोपानों में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई है। देखो 3 सोपान बनाने की जो है वो चीज़ें जो है की गई है, किसमें, भाग 1 में, भाग 2 में, सॉरी भाग 10 में, भाग 11 में कि भाग 12 में, बताइए। 9, सही जवाब यहाँ पर भाग 9 में बनाई गई है 3 सोपान को लेकर, ठीक है। तो नगर, शहर और आपका नगर हो जाएगा, सहकारी हो जाएगी और शहर हो जाएगा, इनको लेकर। लेकिन बेसिकली सोपानों के साथ साथ अगर आपको याद रखना है तो आप यही याद रखें कि 9 का जो का है वो आपका नगरीकरण में आ जाएगा। भाई हमें पंचायत नहीं लड़नी है तो पंचायत आएगा, तो तुरंत सोचना नहीं लड़नी है पंचायत में, नो आएगा, और एक होगा उसमें नगर होगा और एक होगा शहर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें शहर नहीं सहकारी, सहकारी समितियाँ होंगी, बस ये आपको 2 ही याद रखना है। 9 सही जवाब आया है आपका, ठीक है।
देखिए किस भाग एक में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है, बताइए जरा। संघ की, कि नागरिकता की, मूल अधिकार की, कि राज्य की नीति संघ और उसका राज्य हाँ क्षेत्र। बस सबसे पहली बात यही है, आप लोग जानते हैं पहले हमें राज्य के बारे में पढ़ना होगा, फिर हमें संघ के बारे में पढ़ना। सबसे पहला काम आपका यही है, चाहे अनुसूची हो चाहे अनुच्छेद हो, ये सारी के सारे तीनों में यही आता है, नंबर 1 पर पहला ही आता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और बात देखिए यहाँ पर कि किस संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है। मूल अधिकार के बारे में मैंने आपको ट्रिक बताया था। मूल अधिकार क्या होगा भाई, कि जैसे कोई संघ है उसमें नागरिक होगा, तो उसके बाद मूल अधिकार आ गया, तो भाई ताकि मूल अधिकारों का हनन ना हो, हनन ना किया जा सके, उसकी क्या किया जाए भाई, रक्षा किया जाए। तो हनन किस में होगा बताइए जरा, हनन 3 में होगा। मूल अधिकारों का उसका हनन ना किया जाए 3 में ही होगा ना, मूल अधिकार 3 में ही तो है भाई। 4 में तो मूल कर्तव्य के बारे में बात की जा रही थी, कि जहाँ पे आप डायरेक्शन देते, निर्देश दे रहे थे कि भाई नीति बना दो, निर्देश दे दो, इस तरीके काम कर रहे थे आप, निर्देश वगैरह दे रहे थे, ये वो भी राज्य में दे रहे थे। कहाँ पे निर्देश दे रहे थे, राज्य में दे रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा वो। और भाग 3 जो हो जाएगा आपका मूल अधिकार में हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, भाग 4 में क्या बातें कहेंगे जरा बताइए। आप निर्देश दे रहे हैं नहीं, बताइए जरा भाई। पहला क्या था, संघ और राज्य हो जाएगा, दूसरा नागरिक हो जाएगा, तीसरा मूल अधिकार हो जाएगा, चौथा आपका राज्य का निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, इसी को बोला जाता है मूलभूत कर्तव्य, उसी को बोला जाता है मूल कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 का लिख देता, तब जवाब हो जाता आपका ये वाला, डी वाला सही हो जाता है आपका। बताइए अच्छा, संघीय कार्यपालिका, देखो अब मैंने कहा था संघ एक अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना ये कि कार्यपालिका के बारे में बात किया है मैंने। ठीक है, कार्यपालिका अलग है, यहाँ पे संघ की कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। बताइए जरा कहाँ पे भाई, ताकि उसकी आँच, हाँ उसको आँच ना आए, है ना। मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी आप लोगों को, मैंने कहा था ना कि उसको आँच ना आए। तो ये आप देखिए, आँच से 5 याद करिए कि भाई एक अलग से संघ होगा, हमारा संघ होगा, कोई बाहरी दबाव नहीं होगा, और उस पर कभी आँच ना आए। तो आँच 5 याद आ जाना आपका, संघ याद हो जाएगा, आर्टिकल नंबर, भाग नंबर 5 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर, अच्छा वही है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। जहाँ पे नागरिकता हो, नागरिकता, नाग कैसे होता है, ऐसे बनता है नाग, नाग ऐसे ही होता है ना भाई, ऐसे ही सोच लो, नाग ऐसे होता है ना। तो नागरिकता कहाँ पर है बताइए जरा, नागरिकता भाग 2 में है। ठीक है, बस ऐसे ही तो पढ़ना है आपको, यही प्रश्न आएगा। और आपने एक प्रश्न देखा भी होगा इसी के संबंध में, ऐसे ही था। ठीक है, चलिए ये था नागरिकता के संबंध में, ये था आप लोगों का। अब मैं बात करूंगा अनुसूची के बारे में, ठीक है ना। अभी इसके अनुसूचियों के बारे में जिक्र करूंगा। ये क्लियर हो गया आपको, बताइए जरा। भाग से जितना मैंने बताया है आप लोगों को, वही आपको ध्यान रखना है, उससे संबंध में आप लोगों से कहीं बाहर से जो है प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है भाई, बताइए जरा, क्लियर हो गया ये बात। चलिए अब देखिए अनुसूची के बारे में, अनुसूची पढ़ेंगे। अनुसूची मूल रूप से, मूल का मतलब होता है जो सबसे पहले आया था, मूलभूत बुनियादी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले आया था। तो पहले आने का तात्पर्य था 12, इसमें हुआ संशोधन, तो बने कितने, सॉरी पहले आए 8, जब संशोधन हुआ हुआ कितना 12, अब कितने हैं 25। लेकिन अब नहीं, अब इसी को ध्यान रखना है 12 को, यही प्रश्न बनाता है 12, 25 नहीं बनाता है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, प्रश्न आपको कभी 25 करके आएगा ही नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, 12 ही आपको याद रखने हैं। चलिए अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं क्या क्या होता है। अनुसूची नंबर 1 देखिए, अनुसूची 1 मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे भाग हो, चाहे आपका अनुसूची हो, चाहे क्षेत्र हो, उसमें आप सबसे पहले ही बात करेंगे अपने राज्यों के बारे में, अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उनकी सूचियों के बारे में जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 1 में। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 में क्या बातें की गई बताइए जरा। जब आपने बना दिया, राज्य बना दिया, संघ बना दिया, ठीक है भाई, सब लोगों को बना दिया, तो उसमें आप बताइए जरा, आप वेतन भत्ते पेंशन देंगे कि नहीं देंगे लोगों को भाई। जाहिर सी बात है, जब आपने राज्य बना दिया, लोगों को संघ बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो उसमें कुछ व्यक्ति होंगे, और वो व्यक्ति, जैसे मैं आपसे बात करूं, राष्ट्रपति हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, राज्यों के अध्यक्ष हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, और लोक अध्यक्ष हो सकते हैं, उपाध्यक्ष ही तो बता चुका, ये सभी लोग हो सकते हैं। लेकिन ये लोग जब चलेंगे, ये क्या करेंगे भाई, संघ और राज्य को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, यही लोग चलाएंगे ना। तो चलाएंगे भाई कैसे, फ्री में तो चलाएंगे नहीं,
फ्री में तो चलाएंगे नहीं, ये लोगों को पैसे भी देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से वेतन हो जाए या भत्ते हो जाए, पेंशन हो जाए, ये सब की बातें इसी में होती है, भाग नंबर 2 में। तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं अनुसूची नंबर 2 में अभी मैं क्वेश्चन भी करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो अभी आप समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाग 3 की, मैं भाग बोल रहा हूँ, अनुसूची 3 की। हाँ, अनुसूची 3 की बात करता हूँ। तो अनुसूची 3 में आप देखिए, अब आपने बना दिया भाई व्यक्ति को, जैसे राष्ट्रपति को बना दिया, राज्यपाल हो गया, लोकाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, ये सब लोगों को आपने रख लिया अनुसूची नंबर 2 में कि भाई चलाओ आप अनुसूची नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो राज्य में और जो संघ है कि राज्य वगैरह चलाओ अच्छे से। तो उनके लिए भाई आप जब वेतन वगैरह दोगे तो आपने सोचा कि ये लोग काम सही से करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनसे हम क्यों ना भाई शपथ ले लें। तो आपने क्या किया, शपथ ले लिया ताकि काम वगैरह अच्छे से करें, भ्रष्टाचार ना फैल पाए, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, पदों के जो पद थे उन्हीं पद के समय में उन्होंने क्या कर दिया, शपथ ले लिया। तो शपथ का उल्लेख या शपथ का प्रारूप जो दिया गया है वह अनुसूची नंबर 2 में दिया गया। क्यों दिया आप बता सकते हैं अब कि शपथ क्यों आया। शपथ इसलिए कि वो पैसे जो है सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सही पैसे जगह खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसलिए आपने शपथ ले लिया, ठीक है भाई, ताकि काम अच्छे से हो। अनुसूची नंबर 4 में आपने क्या सोचा, अनुसूची नंबर 4 क्या है, ये बताता है राज्यों के परिषद की सीटों का आवंटन का प्रावधान है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो अनुसूची नंबर जो 4 है आपका, तो राज्यसभा की जो एक सीट भाई दे देना चाहिए। तो इसने क्या सोचा कि राज्यसभा का अलग, मतलब इन्होंने अपना अलग कर लिया। अब इन्होंने सोचा है अपना मैं भाई अलग से ऐसा करता हूँ जो है मेरा एक राज्य हो जाएगा, अपने एक राज्यों का चहुमुखी विकास करूँगा। एक साथ काम करूँगा तो नहीं हो पाएगा सही से विकास, अलग अलग काम क्यों ना करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग काम करने के लिए, चहुमुखी विकास करने के लिए इन्होंने सोचा। और चहुमुखी विकास के लिए किसने सोचा, राज्य ने सोचा। तो चहुमुखी का मतलब हो गया चारों दिशाओं में विकास करने के बारे में सोचा इसने, ठीक है। और वहाँ पर उसकी सीट फिर डिवाइड कर दिया गया। तो जब कभी राज्य के परिषद और सीटों का आवंटन का प्रावधान की बात हो तो तुरंत आप समझ जाना कि यार राज्य सोच रहा था अपना कि सीट का अगर बंटवारा हो जाएगा तो मैं अपने सीटों के आधार पे अपने राज्यों का विकास करूँगा अच्छे से, और वो भी चहुमुखी विकास करूँगा। जब सीट का विकास होगा तो चहुमुखी विकास जो हो जाएगा आपका, या आपका सीटों का आवंटन के प्रावधान में हो जाएगा, अनुसूची नंबर 4 हो जाएगी आपकी। तो ये आपका चहुमुखी विकास, चारों दिशाओं में विकास, राज्य सोचा, राज्य परिषद और सीटों का आवंटन हुआ था, तो सीट बांट दिए गए एक प्रकार से, है ना। ये आप यहाँ पर याद कर सकते हैं 4 से। अच्छा 5 क्या होता है, 5 में मैंने अभी आपको बताया था कि भाई नेता है, मान लीजिए अब नेता 5 साल में भाई जो है एक ही बार आते हैं, तो बात पता है 5 साल में आए और उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र में गए, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में गए और उन्होंने झूठे वादे करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हारे यहाँ ये लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ढेर सारी बातें करने लगे ये लोग। तो ये गलत हो गया भाई, वो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया बंदे ने। 5 साल बाद वो चले गए, ठीक है भाई, 5 साल बाद वो चले गए। अब देखो ये 10 साल बाद फिर आएंगे, अभी जब 10वीं अनुसूची होगी तो उसमें आएंगे ये, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नहीं 10वीं भाग में आते हैं ये, 10वीं भाग में आए थे, 10वीं भाग में आए थे, ठीक है भाई। तो ये भाग गए थे, भाग कर कहाँ गए, 10वीं, हाँ 10वीं भाग में चले गए, ठीक है, भाग कर 10वीं भाग में चले गए। 5 साल के बाद ये जब इन्होंने झूठे वादे किए, लोग जान गए, तो ये भाग कर 10वीं भाग में चले गए, ठीक है, भाग गए। तो ये याद रखना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो है अनुसूची नंबर 6 की आप लोग जानते हैं, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और प्रावधान की बात की गई है। तो 6ठी अनुसूची में जो है आप जानते हैं असम में सबसे फेमस क्या है, चाय। अब आप देखिए यहाँ पे चाय है, तो चाय आप रिलेट करिए जरा, एक बार सोचिए जरा आप लोग, चाय भाई फेमस है कि नहीं फेमस है असम की। तो आपने क्या किया, अच्छा चाय पीते कब है आप लोग बताइए जरा। चाय आप जब बारिश होती है, मेघ होता है, तभी तो आप पीते हैं। जब मेघ या बारिश या वर्षा वाला जो कंडीशन होता है उसी समय चाय पीते हैं। तो चाय असम, तो आप ऐसे याद रखें, चाय तो असम की फेमस है, और ये पीते कब हैं, जब मेघ में आते हैं। और अच्छे भाई अब आप देखिए, अब आपने इतना चाय कि आपने चाय पूरा पी गया, चाय जो है आपने पूरी पी ली, तो पूरा त्रिपुरा से हो गया, मेघ के समय पीते हैं मेघालय, और चाय पूरी पी गई आप, वो हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है भाई। तो फिर आपका मज़ा आ गया, ठीक है, आप मज़ा आ गया यानी मिजोरम। बस ये आपका ऐसी है ट्रिक, बस ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब बताइए 6ठी अनुसूची में सोचना, चाय है, अच्छा चाय कब पीते हैं भाई,
जब बारिश होती है, बारिश में पीते हैं चाय। ऐसे मत सोच लेना कि ठंडी में चाय पीते हैं, बारिश में। और ठंडी में भी तो बारिश होती भाई, है ना। तो ये भी सोच सकते हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखिए कि शीतकाल की बजाय मेघालय याद रखिए, मेघ में बारिश जब होती है, ठीक है भाई। तो आपने चाय पूरा पी लिया। अच्छा भाई, जो चाय पीते हैं बताइए आप लोग, क्या आधी चाय पीते हैं? पूरी ही चाय पीते हैं ना। तो जाहिर सी बात है, पूरा पी गए आप, त्रिपुरा। और मज़े आ जाएंगे, चाय पीने से मज़ा आता है लोगों को। तो मिज़ोरम, बस सिंपल से ट्रिक है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के बारे में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी है चाय, ऐसे भी कह सकते हो चाय अच्छी है। चाय अच्छी है तो इसलिए आपने बारिश में पिया और पूरा पी गया चाय और मज़े आ गए, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं में क्या था? 7वीं में देखिए 7। अच्छा एक बात आप सोचिए जरा, यहाँ पे 7वीं अनुसूची, तो मैंने आपको 7वां भाग पढ़ाया था, समाप्त हो गया, निरस्त हो गया था। लेकिन यहाँ पे 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में एक संघ है, एक राज्य है, एक समवर्ती है। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है भाई। 3 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है इसमें अनुसूची में। बताइए जरा एक बार, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? एक बार क्लियर करिए मुझे। जी सर। चलिए, तो अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो देखिए यहाँ पे 7वीं अनुसूची में याद रखना आपको ये कि अगर देखिए ये जो समवर्ती सूची है ना, संघ सूची में कितने माने गए हैं, कितने वो हैं पता है आपको? संघ में और समवर्ती सूची में कितने कितने भी एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो जो राज्य सूची है 61 और जो संघ सूची है वो आपका कितना हो जाएगा 100। और समवर्ती सूची में कितने हैं विषय? 52। वेरी गुड, शाबाश। 52 विषय हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए समवर्ती। तो 7 को आप कैसे देखो मैं बताता हूँ। देखो, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का हो गया बंटवारा। पहले तो राज्य ने ये कहा था, भाग नंबर अनुसूची नंबर किस में बोला था? 4 में बोल दिया था कि मैं चहुमुखी विकास करूंगा। लेकिन अब देखिए ये 7 जो हो गया, एक प्रकार से ये हो गया शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य का। तो जब बंटवारा हो गया, यानी बंटवारा हुआ कैसे? टकराव होने लगे दोनों में। तो हर 7वें दिन इनके घर, जैसे हर घर में नहीं होता भाई, आप लोग बोलते हो ना, हर घर में भाई 7वें दिन ही पंगे होते हैं, यानी संडे के दिन। तो रविवार जो होता है तो उस दिन सभी लोग होते हैं, तो घर में पंगे ही होते हैं। ऐसे रिलेट करिए 7वें दिन। तो हर 7वें दिन संघ और राज्य में होते थे भाई पंगे, भाई लड़ाई झगड़े होते, टकराव होते थे। तो इन्होंने कहा भैया मुझे अलग कर दो, मैं अपना अलग काम करूँगा। तो इन लोगों के अलग अलग विषय बना दिया, कह लो भैया तुम 100 तुम रख लो संघ वाले, 61 तुम रख लो, और समवर्ती में बना दिया गया 52। तो भाई संघ बड़ा है, घर में बड़ा भाई है, तो इसलिए इसको ज़्यादा मिला है। ये राज्य छोटा है, ये छोटा भाई है, इसको संपत्ति भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, इसे कम मिला है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों मैच हो जाते हैं, जब दोनों को मिला जुला के। तो बाबन कहने का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूँ, जो शिक्षा है और जो चिकित्सा है, तो इसने कहा कि भाई मैं ना, पहले क्या होता था कि राज्य में भी शिक्षा के बारे में, प्रावधान के बारे में जिक्र होती थी, राज्य सूची भी बनाती थी, इसमें भी होता था और संघ में भी होता था। अब इसको अलग कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया, तो ये समवर्ती सूची हो गई है। तो शिक्षा चिकित्सा जो होती है वो समवर्ती सूची में चली गई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कौन सी सूची में है शिक्षा, कौन सी सूची में है चिकित्सा? तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा समवर्ती में है। तो हर 7वें दिन लड़ाई होती है भाई, इस वजह से बंटवारा हो गया संघ और राज्य का। याद रखेगा 7वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची की जिक्र की गई है। 8वीं अनुसूची आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि आपको 8 भाषा आती है, ठीक है भाई, आपको 8 भाषा आती है, ठीक है भाई। और 8 भाषा आती है तो ये पहले मूल रूप से 8 भाषाएं थी, ठीक है भाई। पहले आपको अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ सकते थे कि जब प्रारंभ में आई थी 14 भाषाएं, सॉरी 8 नहीं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। तो जिसमें से आपको 8 भाषाएं आती थी, ठीक है। और प्रारंभ में आपको जब वर्तमान में कुल कितनी भाषा है? वर्तमान में कौन बताएगा कितनी भाषा है? 22 भाषाएं, हाँ 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो आप ये सिंपल ट्रिक है यहाँ पे याद कर सकते हो, और सबको याद भी होना चाहिए ये बातें, तो कि आपको 8वीं जो भाषा से संबंधित है वो 8वीं अनुसूची है। तो आप समझिए ऐसे कि मुझे 8 भाषाएं आती हैं, बस ऐसे याद करिए। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची ये इम्पोर्टेंट है। 9वीं अनुसूची देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिएगा।
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि कुछ अधिनियम और विनियमन के सत्यापन का प्रावधान है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इसमें ये बातें कही गई थी। 9वीं अनुसूची का पहला संशोधन था। एक पहला संशोधन जो था वो हुआ था 1951 में। अच्छा, पहला संशोधन देखिए, आप पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कब आई थी? 1951 में आई थी, तो उसी समय संशोधन भी पहली बार हुआ। अच्छा, वो संशोधन जो था पंचवर्षीय योजना थी, वो थी कृषि पर आधारित। ठीक है, ये चीज़ें थी। भूमि सुधार को लेकर बात की गई थी, भूमि सुधार को लेकर बात की गई थी, क्योंकि कृषि पर आधारित था। तो पहला संशोधन 1951 को हुआ था। कृषि जो भूमि सुधार था उससे संबंधित था ये। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? और आज भी वर्तमान में जो है सुधार की जा रही है। ठीक है, वर्तमान में जो है सुधार की जा रही है। तो मान लीजिए भूमि से संबंधित है, ये आप जानते हैं। तो मान लो एक भाई है जो है, वो बोल रहा है दूसरे भाई से कि भाई तू ना इसकी संपत्ति ले ले, इसकी संपत्ति ले ले, क्योंकि पहला संशोधन जो आया है 1951 में आया था। इसी अधिनियम में विनियमन का सत्यापन किया गया है प्रावधान। तो उसने कहा कि भाई तू इसकी संपत्ति ले ले, छीन ले इसकी संपत्ति। तो बताइए जरा, ये संपत्ति कहेगा कि छीनने के लिए? आज के समय में कोई संपत्ति छीन रहा है? नहीं ना, कहीं पे भी। यह अपवाद है जहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि फलाने ने उसकी संपत्ति ले ली, तो अपवाद है। तो नो भाई, नहीं, भाई की संपत्ति नहीं लेनी है, अपनी भाई की संपत्ति नहीं लेनी है। तो नो भाई, तो नो से नहीं याद रखना आप लोग। और संपत्ति के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है, यानी भूमि की लेकर जिक्र किया गया है। तो भूमि के सुधार की बात हुई है, तो अधिनियम में भूमि के सुधार के बारे में बात करेंगे तो आपकी आ जाएगी 9वीं अनुसूची भूमि में। ठीक है, भाग 10 तो सबको याद होगा भाई, पुराने बच्चों को। तो भाग 10 में क्या था? दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान की बात की गई है ना। कहानी आपने भाई गाना भी सुना है, 10 बहाने करके ले गई थी। तो 10 अनुसूची 10, और जैसे दिल ले जाती भाई, जाहिर सी बात है, फिर बाद में बदल गई। तो दल बदल यानी बदल गई। तो याद रख सकते हैं आप 10 बहाने करके ना। तो 10 अनुसूची दल बदल अधिनियम। ठीक है भाई, अनुसूची में याद रखना है कौन सा है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपने गाना तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस पर रिलेट कर सकते। और याद रखना यहाँ पर जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद करते रहिए, कॉपी पर लिखते भी रहिएगा कि 10वें में क्या हो रहा है, 9वें में क्या हो रहा है। 9वें में पहला था संशोधन 1951 का, और यहाँ पे जो 10वें की बात करूँ 52, यानी 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। दल बदल को लेकर बात किया गया था। क्या था ये? दल बदल के संबंध में था, उसके संबंध में प्रावधान देने की बात करता था ये। तो दल बदल आप समझ सकते हैं यहाँ पर 10 बहाने करके। ठीक है, ये गाने को सुनकर। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा यहाँ से 2 पॉइंट और 9 से 2 पॉइंट। अनुसूची 11, अनुसूची 11 की बात करता हूँ। और 11 में आप ये याद करिए, पंचायत की शक्ति है और अधिकार। देखिए आप यहाँ पर रिलेट करिए, उसके उत्तरदायित्व के बारे में बात किया गया। पंचायत है तो जाहिर सी बात है, पंचायत में मान लीजिए पंचायत राज्य है भाई। अब पंचायत राज्य संस्थाओं को जो है उल्लेख इसमें किया गया है। तो मान लीजिए कोई लड़का है और वो गांव में पढ़ रहा है ना, वो गांव में पढ़ रहा है, 11वीं मतलब 11th क्लास में है। वो कौन सी क्लास में है? 11th क्लास में है, और गांव में पढ़ रहा है। ठीक है, और वहाँ पर ये जो है बहुत ही शरारत करता है गांव में। ठीक है, पंचायत के बारे में बहुत ही शरारत करता है। ठीक है, उसकी शिकायत भी घर तक आ जाती है। तो आप ये याद रखिए यहाँ पर कि 11 जो है बच्चा पंचायत यानी गांव में पढ़ रहा है और ये बहुत शरारत करता है। तो पंचायतों की जो है शक्तियाँ जिक्र की गई। लेकिन 11 के बाद 11 के बाद बच्चा जो है 12वीं क्लास में जाएगा। तो 12वीं क्लास का अगर आप देखें तो उसके घर वालों ने क्या किया, 12वीं क्लास में नगर पालिका में भेज दिया, शहरों में भेज दिया पढ़ने के लिए कि जा बेटा तू शहर में पढ़, अब तू यहाँ पे मत पढ़ गांव में, है ना। तू गांव में तो बिगड़ गया है, इसलिए अब तेरी बहुत सारी जो है शिकायत आने लगी है। अब तुझे जो है नगर में पढ़ना है, शहर में पढ़ना है। तो 11वीं में आपको पंचायत यानी गांव में पढ़ रहा था, 12वीं में उसके घर वालों ने भेज दिया नगर में, तो नगर की पंचायत की जो है वो 12वीं हो जाएगी। अब ये 11वीं में जैसे आपने देखा पहली पंचवर्षीय योजना संशोधन जब किया गया था वो 1951 में भूमि को लेकर किया गया, अनुसूची नंबर 1 में था, सॉरी अनुसूची नंबर 9 में था। अनुसूची नंबर अगर 10 की बात करूँ तो वो 52वां संविधान संशोधन था, तो जो 1958 में हुआ था, 1985 में हुआ था, दल बदल को लेकर था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 73, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बनाया गया है, 73वां संशोधन था, यानी 73वां संविधान संशोधन था। और ये बेसिकली किससे संबंधित था? तो याद रखना 92 और 93 बेसिकली एग्जाम में मिलता है ये
प्रश्न पूछा जाता है 1992 और 1993 में, ठीक है, पंचायती के बारे में। तो पंचायत की शक्तियाँ बात करती है ये 92-93, और ये था 73वां संविधान संशोधन, 73वां। और अगर मैं बात करूँ 11 के बाद 12 में चला गया बच्चा, भाई शहर में भेज दिया उनको, तो यहाँ पर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ये हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। और ये भी आपको बताऊं, नगर प्रशासन के बारे में बात किया था, नगर प्रशासन की बात किया था। वर्ष इसका जो था 74वें का, वो था 92 और 93, ये भी माना जाता है 92 जैसे पहले ही था 1952 का, 52वां था 1955 का, 1985 का था 52वां, 85 का था, और 73वां जो था 1992 का था, और जो 74वां था वो 1992 का था, ये भी था 92, 93 ये भी था। और इसमें कुल टोटल 29 क्षेत्र जो है परिवर्तित किए गए थे, 29 कार्य क्षेत्र जो थे उसमें परिवर्तन हुआ था। विशेषताएं ये बताती है 29 क्षेत्रों के बारे में। और यहाँ जो नगर में हुआ था वो 18 के बारे में बात करता है, 18 कार्य क्षेत्र। अब ये कार्य क्षेत्र नहीं आएगा आप लोगों से, आपसे ये जरूर पूछेगा कि भाई बताइए 11वीं जो है अनुसूची में 73वां जो संविधान संशोधन कब हुआ है और किससे संबंधित है। संबंधित है पंचायत से, 11 में बच्चा पढ़ रहा था, नगर में पंचायत में था पढ़ रहा था, ये था, आप इसको लगा देना 12वीं, ये हो जाएगा आपका। बस यही है आपकी ट्रिक, यह है अनुसूची। अब प्रश्न करो, प्रश्न देखिए, पीडीएफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, प्रश्न करो जरा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12। 12। ठीक है, ठीक है, 12 लगा देना। 12। हाँ, शाबाश। और संविधान सभा के प्रारूप समिति की प्रस्तुत, ये कहाँ से आ गया? प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत, अच्छा चलो ये प्रश्न एक्स्ट्रा आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। द्वारा प्रस्तुत जो प्रारूप संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? प्रारूप समिति के द्वारा बनाई गई थी, जो प्रारूप समिति के द्वारा जो बनाई गई थी 8। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, 8 समितियां थी। ये भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी ट्रिक से आप लोगों को बता सकता हूँ कि कौन कौन से प्रारूप में कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं, ट्रिक से ये भी बता सकता हूँ। अभी चलो बताता हूँ इस क्लास समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। इसको एक चीज़ याद रखना यहाँ पर कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप जो है पारित हुआ संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां थी जो अंतिम में संशोधन हुआ था? भाई जाहिर सी बात है 12 ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से पारित हुआ था, देखो भाई बताओ, प्रश्न पढ़ो। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, मूल रूप से 8 ही थी ना, 12 कहाँ होगा भाई? हाँ, 8 थी, 8 थी ना। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं बताइए? अब तो 12 नहीं है, लेकिन अगर 12 भी होता तो भी गलत हो जाता, इस ऑप्शन का 8 ही होता। मूल का मतलब आपको बता दिया मैंने पहले ना, हाँ 8 ही। बताइए जरा 52वें संविधान संशोधन, देखो ये मैंने आपको बताया अभी, याद करवाया कि पहला 52, 73, 74, ठीक है, 1, 52, 73, 74 याद रखना ये लोग, ठीक है भाई। तो 52 में बात अगर मैं करता हूँ तो बताइए जरा ये किससे संबंधित होगा? 52, 10वीं, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश, 10वीं अनुसूची, ठीक है। और 10वीं में क्या था? 10 बहाने, दल बदल, यही था ना, दल बदल। 73 में क्या है? देखिए 73 में क्या है? 73 संशोधन में बताइए। 11वीं में, शाबाश। 73 में ये जानते हैं, इसमें ये पंचायत से था, बच्चा क्या इसमें पढ़ रहा भाई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में थे, तो बच्चा कहाँ पढ़ा है? गांव में पढ़ रहा है, पंचायत में पढ़ रहा है। अब इसको शहर भेज दिया गया, 12वीं में चला गया, तो 11वीं का जो होती पंचायत से संबंधित थी, याद रखिएगा, पंचायत से भी संबंधित थी। अब 74 आ गया, देखो 12वीं है। अब बताइए जरा कि 74वें संविधान संशोधन की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये तो पहली बात यही है, 1992 का ही है, हाँ 1992 और 93 का ही है ये, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ऐसे ही तो करना है आप लोगों का। प्रश्न सरल है, कर भी रहे हैं आप लोग। जरा बताइए दूसरी अनुसूची क्या था, बताइए जरा। पहली अनुसूची में भाई राज्य बना दिया, संघ बना दिया, दूसरे में वेतन भत्ता वगैरह दोगे कि नहीं दोगे? किसको दोगे वेतन भत्ता वगैरह? बताइए जरा। कि महत्वपूर्ण जो भी पदाधिकार वेतन होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं ना मैं, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन होंगे उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ ना मैं। बोलिए जरा एक बार, बोलिए। हाँ, तो भाई ये बात थी दूसरे में। तीसरे में था, आपने तीसरे में क्या ले लिया? आपने ले लिया भाई काम करेंगे नहीं, पैसे तो ले रहे हैं, काम पता नहीं सही से करेंगे कि नहीं करेंगे, शपथ ले लिया आपने। 8वीं में भाषा ले लिया आपने, भाई लो भाई चलो भाषा हो जाए। और मैंने कहा था एक चीज़ और भी कि जब राज्यसभा की बात हो रही थी
तो राज्यसभा में कहाँ से आ जाएगा बताइए जरा, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की बात होगी। भाई इसने कहा कि अब मैं सीधा सीधा जो है चहुमुखी विकास करना चाहता हूँ, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, अपने राज्य का अलग से चहुमुखी विकास। अनुसूची भाग, हाँ अनुसूची 4, शाबाश, चौमुखी विकास राज्य का हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कि छठी अनुसूची, अच्छा छठी, छठी, अच्छा, बड़ी बढ़िया चाय है भाई, बड़ी अच्छी चाय है, सारी चाय पी गए थे आप लोग उपबंध में, बताइए जरा। अब यहाँ पे क्या सरकारी नौकरियों से है कि जनजातियों से है कि उत्तर पूर्व भारत की जनजातियों के क्षेत्र से है कि शैक्षणिक संस्थानों से है, बताइए, अब बताइए जरा। जनजाति भूमि। अच्छा आप बताइए जरा, मैप कैसे देखते हैं? मैप ऐसे ही देखते हैं आप लोग ना, मैप तो ऐसे ही होगा। असम कहाँ, यहीं कहीं है, असम यही कहीं है, असम भाई यही कहीं है ना। और हाँ, फिर उसके, हाँ, और अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहीं पर मिजोरम भी होगा, और यहीं पर आपको त्रिपुरा भी हो जाएगा। यहीं पर आपका क्या बचता है, पूरी चाय पी गया त्रिपुरा, पूरी चाय पी गया असम, मेघ में बारस, हाँ ठीक, मेघालय, हाँ मेघालय। तो ये 4 राज्य आपके यहीं पर मिलेंगे। तो भाई ये बताओ उत्तर पूर्वी के राज्य नहीं हैं, बोलिए जरा। ये भाई ये ऊपर उत्तर है, ये नीचे ये इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, और इधर दक्षिण है, यही ना है। तो बताइए ये कौन सा हुआ, उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र नहीं हुआ, ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र ही है चारों के चारों। तो ये आपका सही हो जाएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बारे में बात करता है, प्रशासन के बारे में। चलिए एक और प्रश्न लीजिए, अब बताइए जरा, संविधान सभा में 22 भाषा हैं, जिसमें राजभाषा के आपको 8 भाषा आती है, याद रखिएगा, दर्जा प्रदान किया गया राजभाषा को। लग बताइए कितना है, कितनी भाषा आती है आप लोगों को? 8वीं में 8 भाषा आती है आपको। याद एक चीज़ और रखिएगा, 2004 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये 4 भाषाएं याद रखिएगा 2004 में जोड़ा गया था। ठीक है, 4 भाषा, बट ये नहीं पूछा गया है ना, याद रखिएगा। एक और प्रश्न लीजिए, 8वीं अनुसूची में भाई फिर वही 8 भाषा आनी चाहिए आपको, आप आते हैं आप लोगों को, बताइए जरा, भाषाओं के साथ होगा कि राज्यसभा की सीटों का होगा कि संघ की समवर्ती सूची दल बदल? भाषा के साथ, भाषा का, अच्छा हाँ। राज्य की सीटों को लेकर बात हुई थी भाई, चौमुखी विकास अनुसूची 4, संघ अलग हो गया, समवर्ती भैया 7 दिन लड़ रहे थे लोग, राज्य भी लड़ रहा था, संघ भी लड़ रहा था, समवर्ती भी लड़ रहा था, सब लड़ रहे थे, अलग अलग काम करो अपना अपना भैया। 7वीं अनुसूची दल बदल, यानी 10 बहाने करके दे, ठीक है, बदल गई तो 10, ठीक है भैया आपका हो जाएगा। भाग आपका यहाँ पर 8 सही हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक से याद करने का तरीका है बस भैया, है ना, ठीक है, इसे याद करिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? 9, 10, 11, 12, 12 याद रखिए, 12 है। दल बदल, देखो अब याद करना भाई, सॉन्ग है ना, सॉन्ग याद करो आप तो, हाँ जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग शायद। 10 बहाने, हाँ ठीक है भाई, 10वीं अनुसूची, ठीक है, बहुत बढ़िया। 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं हैं। वो कह रहा था भाई पंचायत का चुनाव, वो था सॉरी, पंचायत का चुनाव नहीं यहाँ पे होगा, ये 9वीं अनुसूची है। ये बच्चा कहाँ पे था भाई, ये भूमि सुधार की बात कर रहा था, ये पंचायत में था, सॉरी पंचायत में ही था, 9वीं था, 9वीं किसमें था, किससे संबंधित था बताइए जल्दी से? भूमि सुधार को लेकर था, हाँ भूमि सुधार को लेकर था, मतलब संपत्ति ले लो उसकी, छीन लो भैया, नो मैं नहीं छीनूंगा। 9वीं, 11वीं में बच्चा पढ़ रहा है, पंचायत में था, गांव में पढ़ रहा था, उसको 12वीं में भेज दिया गया, भाई तू जा शहर में शहरी करो, है ना, तो 10वीं हो जाएगा। संविधान के स्रोत, चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्रोत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, उससे संबंध देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना, ठीक है, बहुत सरल है। अब ये मैं आपको देखो बता देता हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखो, एक है भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसमें कुल टोटल 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। इससे कितने अनुच्छेद लिए गए हैं? 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, ठीक है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई कहाँ कहाँ से कौन आया है, ये एग्जाम में नहीं आता है, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको बता दूंगा। तो बेसिकली अगर आप ध्यान रखें तो संज्ञानात्मक तंत्रीय व्यवस्था है, एक प्रकार से न्यायपाल की शक्ति है, लोक सेवा आयोग है, आपातकाल जो है प्रावधान है, राज्यपाल का कार्यकाल है, राजनीति का आधारभूत ढांचाएं हैं, ठीक है, प्रशासनिक विवरण है, इत्यादि चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कुल टोटल जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर अगर बात किया जाए तो जो अनुच्छेद है 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, इस याद रखिएगा ये। तो इसको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए। हम बात करते हैं यूएसए के बारे में, अमेरिका में देखें तो आप देखिए कितनी बार लिखा हुआ, बहुत सारी चीज़ लिखा है, मौलिक अधिकार लिखा हुआ, सर्वोच्च लिखा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है, न्यायिक पूर्वावलोकन लिखा, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या याद करना है यहाँ पर।
ध्यान से सुनिए मेरी बात। ठीक है भाई, मेरी आवाज़ जा रही है? बोलिए एक बार, यस बताइए। सर, आ रही है। देखो अब यहाँ आपको क्या सोचना है, आप यहाँ पर ये सोचे कि यूएसए के बारे में। आप देखिए अमेरिका वाला भाई, अब अमेरिका क्या है, पावर वाला व्यक्ति है कि नहीं है? बोलिए जरा एक बार मुझे बताइए जरा, अमेरिका पावर वाला व्यक्ति है कि नहीं है? या तो आप है सर। हाँ, पावर इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो आप एक बात ऐसे भी याद कर सकते हो कि यार जैसा है अमेरिका जब पावर वाला है, ये अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है। क्या समझता है? अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है ये। अब ये डॉन समझेगा तो सबके जो भी मौलिक अधिकार होंगे उनका हनन करेगा ये उनका हनन करता है। लेकिन जब लोगों का हनन होगा तो लोग कहाँ जाएंगे भाई? न्यायालय में ही तो जाएंगे। लोग कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। तो आप ऐसे में ये ट्रिक बना सकते हो कि जो यूएसए का है मौलिक अधिकार लिया गया है इससे, और न्यायालय लिया गया है इससे। तो यही दो इंपॉर्टेंट है, इसी दो को आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये पावर वाला व्यक्ति है अमेरिका। ठीक है, तो पावर जिसको भाई मौलिक अधिकार के पास पावर हो सकता है भाई, उस न्यायालय के पास पावर हो सकता है भाई, और ये कहाँ पर है? अमेरिका का। तो अमेरिका ऐसे याद रख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है आप इसको देख लेना, पढ़ना होगा, तो इसमें और कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, बाकी मैंने सारी डिटेल ले लिए हैं इसमें। ठीक है, पीडीएफ में। ब्रिटेन का संशोधन, अभी प्रश्न आएगा आप लोगों के सामने भी इसके संबंध में। तो ब्रिटेन का संशोधन देखिए जरा। तो ब्रिटेन से क्या हुआ? ब्रिटेन में अगर आपसे ऐसे अगर आपको जानना है तो ब्रिटेन में आप देखिए बेटा एक शब्द आ रहा है, बेटा, और बेटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। तो आप याद रखिए यहाँ पर, याद करना, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। बस यही आपको ध्यान रखना, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन जो है, कई बार अगर आपसे बताऊं मैं, तो ये संसदीय प्रणाली तो ली गई है। साथ ही साथ में अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्रिटेन से ही एकल जो नागरिकता है ये भी ली गई है। इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा संसदीय प्रणाली के साथ साथ भी, क्योंकि इसने जो है संघीय प्रणाली को अपनाने की तो बात कर रहा था। अमेरिका के भी एक चीज़ और, संघीय प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि संघीय प्रणाली के बारे में जो है अमेरिका का भी, स्विट्जरलैंड का भी है, लेकिन इसको अपना करना इंडिया वालों ने ब्रिटेन की अपना लिया। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में जो संघीय प्रणाली है, ठीक है, वो किससे अपनाई गई है? तो आप याद रखना, संघीय प्रणाली की जो अपनाई बात की जाती है यहाँ पर, वो किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? बोलिए। जी सर। अब देखिए यहाँ पे रूस है, सोवियत संघ को बोला जाता है रूस, सोवियत संघ को बोला जाता है रूस। तो अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप जरा बताइए, एक मान लीजिए रूस से रूट एक शब्द आ रहा होगा, रूट, या तो रूट है, याद रखिए आप इसमें। अगर कोई बच्चा रूठ जाता है तो क्या कैसे मनाते हो भाई? आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप उसे मनाओ। ठीक है भाई, ऐसा समझो कि बच्चा रूठा हुआ है, आपका मौलिक कर्तव्य है उसको मनाओ। तो मूल कर्तव्य आपका क्या बन जाएगा? मूल कर्तव्य इससे यहाँ से लिया गया है। या तो ऐसे भी सोच सकते हो कि हर देशों से भारत वालों ने ले लिया संविधान का संशोधन भाई, हर, अब रूस वाले रूठ के बैठ गए कि मेरे से कुछ ले ही नहीं रहे, तो भैया कहा चलो आ जाओ तुम्हारे मूल कर्तव्य ले लेते हैं। तो इनसे मूल कर्तव्य ले लिया, उनका बड़ा अच्छा मूल कर्तव्य लगा उनको कि भाई रूठ कर बैठ गए वो, है ना। इंडिया वालों को ये लगा कि बड़ा अच्छा भाई एक्टिविटी कर रहे हैं ये रूठे हुए हैं। तो चलो, तो अगर मैं बात करता हूँ भाग, यहाँ पे पाँच भाग नहीं है ये, 5वां नंबर है ये। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 7वीं अनुसूची जो है, अभी मैंने बता रहा था आपको ना भाई, वो 7 दिन लड़ रहे थे, तो समवर्ती सूची थी। तो समवर्ती जो सूची है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा आप देखो यहाँ पर, अगर मैं मैप बनाता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया, एक तो मैप में देखेंगे महाद्वीप, सारे महाद्वीपों से अलग महाद्वीप में है कि नहीं है? बाकी तो सारे मिले जुले लगते हैं ऐसे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अलग लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? बताइए जरा। लगता है ना, ये समीप नहीं है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जो है समीप नहीं है। तो जब समीप नहीं है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया समीप नहीं है, तो समवर्ती सूची। या तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई? औसम। या तो आपको बताओ समवर्ती सूची में, समवर्ती में, समवर्ती का मतलब एक प्रकार से ये सोच सकते हो औसम का भाई। औसम बात है कि अगर मान लीजिए संघ का और केंद्र के ना होकर, मतलब राज्य को और केंद्र का ना होकर किसी समवर्ती सूची में चला जाए, शिक्षा और चिकित्सा के बारे में बात हो रही है, तो ये औसम बात है कि नहीं? बताइए जरा भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पर औसम बात है ये तो, कि भाई अब अलग अलग से ना सोचकर यहाँ पर समवर्ती सूची में दोनों लोगों को विचार आएगा, तो कितनी रहते हैं औसम। तो औसम से ऑस्ट्रेलिया भी याद कर सकते हो, ऐसे भी है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है,
बाकी ये वाणिज्य वगैरह कहाँ देखे भाई, कहीं क्वेश्चन में आया ही नहीं आज तक तो। ठीक है, जो बता रहा हूँ वैसे को ध्यान रखिए आप लोग। आयरलैंड, आयरलैंड में देखिए, आयरलैंड क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है यहाँ से। देखो आयरलैंड में क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके से आप याद कर सकते हो आयरलैंड के बारे में। एक तो एक चीज़ ये कि भाई आय में देखिए लिखा हुआ ना आय। अब जब कभी आपको मिल जाए कि आय का समान वितरण, तो आय का समान वितरण में आपको मिलेगा, यहाँ पर लिखा भी होगा आय का समान वितरण, अच्छा नहीं है तो आय का समान वितरण इसी को कहते हैं, इसी में आता है, आयरलैंड से ही आता है। ठीक भाई, तो आय का जब समान वितरण की बात हो तब भी आप समझना भाई आय उसमें मिल गया तो आय आय से मैच करा देना आयरलैंड। या तो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं तो भाई नीति निर्देशक बनाएगा कौन, भाई कह रहे थे ना मैं राज्य वाले बनाएंगे ना संघ वाले बनाएंगे, सब लोग डर रहे थे भाई मुझे नहीं आता बनाने, मुझे नहीं बनाने आता है। तो लोगों ने कहा कि भाई तब कौन बनाएगा, तब इन्होंने कहा भाई आयरमैन बनाएगा। तो आयरमैन ने बनाया है ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऐसे सोचो किसने बनाया है नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरमैन ने बनाया है, यानी आयरलैंड। ठीक है, तो बाकी को बस भाई पता नहीं था ये बनता कैसे है, नीति कैसे बनती है, निर्देशक कैसे, निर्देश कैसे दिए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं था। तो आयरमैन आया और नीति निर्देशक सिद्धांत बना दिया। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे एक प्रकार से। ठीक है, और इसमें अगर बात किया जाए तो अब इसमें ये भी बनाया कि भाई राज्य, जैसे मैं कहूँ राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, अब यहाँ पे देख रहे थे, अगर मान लीजिए ये बन जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कौन करेगा, तो आयरमैन। भाई जाहिर सी बात है, उसने बताया, उसने बना दिया, जब उसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए हैं आयरमैन ने, तो उसने ये भी बनाया था कि भाई राज्य में कौन कौन होगा, राज्य में कौन कौन होगा उसका नामांकन कर दिया कि भाई फलाने आप होंगे, राष्ट्रपति आप होंगे, ये होंगे वो होंगे, ये सारी चीज़ें जो है बता दी उसने, आयरमैन ने किया ये सारा काम। ठीक है, कि राज्यों के बारे में भी बताया उसने कि भाई जैसे राज्य बना, जब जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत बना देगा तो वैसे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी कर देगा ये। ठीक है, कनाडा, कनाडा में देखिए संघीय प्रणाली आती, तो कनाडा में एक शब्द आ रहा है नगाड़ा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना नगाड़ा से, है ना नगाड़ा। तो भाई नगाड़ा क्या होता है भाई, नगाड़ा तो अकेले बजाओगे नहीं, अकेले बजाओगे तो आप लोगों को पता नहीं क्या घोषित कर देंगे लोग, है ना। तो नगाड़ा कैसे बताइए जरा, संघ में बजाओगे ना, यूनिटी में बजाओगे ना, तो ऐसे में आपको रिलेट करना है, नगाड़ा जो है सरकार की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है, तो नगाड़ा कनाडा। ठीक है भाई, अच्छा ऐसे भी आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर पहले के राजा क्या करते थे भाई, पहले के राजा क्या करते थे, युद्ध करते थे आपस में। तो युद्ध जब करते थे तो उनमें क्या होता था कि भाई वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मंत्री वगैरह थे, मात वगैरह थे, महामात्य वगैरह थे, वो लोग सोचते थे कि युद्ध ना हो, संधि हो जाए, इस तरह की बात करते थे। किसकी बात करते थे, संधि की। तो जब वो संधि की बात करते थे ताकि युद्ध ना हो पाए, तो ये लोग जब संधि हो गई, मित्रता हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ढोल नगाड़े बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे भाई, मित्रता हो गई अब तो किसी की जान माल की खतरा नहीं है। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो आप लोग, है ना, कि नगाड़ा कनाडा, तब भी आप वहाँ पे नगाड़ा बज रहा था, यहाँ पे भी नगाड़ा बज रहा है, हर जगह नगाड़ा बज रहा है। चलिए फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस क्या है भाई, फ्रांस में आप एक शब्द याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में मैंने आपको बताऊँ जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है उसके शब्दों की बात कर रहा है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और आदर्शवाद, ये सारी व्यवस्था जो है एक प्रकार से फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। तो जरा फ्रांस को बताइए कैसे याद करेंगे आप लोग, फ्रांस को अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे फ्रांस, बोलिए जरा एक बार भाई। फ्रांस की बात अगर मैं करूं तो फ्रांस है ना, फ्रांस बताइए जरा, फ्रांस में आप स्वतंत्रता हो जाए या समता हो जाए, ठीक है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, आदर्श। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बार बताऊँ, जब आपको ऐसे शब्द मिले, जैसे देखिए फ्रांस आधा सा मिल रहा है, इसमें भी समता आधा सा मिल रहा है, आदर्श में भी आधा, आदर्श, ठीक है, आदर्श ऐसे कर लीजिए, आदर्श, ठीक है, आदर्श कर लीजिए, ठीक है, तो आदर्श, तो इन सारी चीज़ों में रिलेट हो रहा है एक प्रकार से, फ्रांस शब्द को रिलेट हो रहा है। तो फ्रांस तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि वैसे बेसिकली चार शब्द चहुमुखी विकास, ऐसे कर सकते हो। चार शब्द ये दिख रहे हैं आप, समता, और बंधुत्व, स्वतंत्रता और आदर्श, चार शब्द जो है स्वतंत्र फ्रांस से लिए गए हैं, मतलब चार शब्दों में फंस गए, ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, चार शब्दों में फंस गए लोग। ठीक है भाई,
4 शब्दों में। तो स्वतंत्रता में फंस गए, समता में फंस गए, आदर्श में फंस गए, बंधुत्व में फंस गए। ऐसे ट्रिक बना लीजिए, ये सही लग रहा है मुझे। बाकी देखो जापान है, जापान में इसके जापान से क्या लिया गया बताइए जरा। जापान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जापान, जापान भाई, जापान कैसे याद करोगे बोलो। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है, तो भाई जाहिर सी बात है जापान, ठीक है जापान। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई विधि का जो स्थापित करने की, एक मिनट है, आवाज़ जा रही बैकग्राउंड? जी सर। जी सर। अब तो नहीं जा रही है आवाज़ आपके पास बैकग्राउंड? सही है। तो देखिए, जी हाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ जापान की बात, तो जापान मतलब जापान, जैसे जापान ला, इस तरीके से सोच लीजिए, जापान ला, ठीक है। तो पान खा कर विधि बनाएंगे, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। बाकी आप लोग सोच लीजिए इससे संबंध क्या हो सकता है जापान से। विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है उसका सिद्धांत जापान, जापान। तो आप ऐसा सोचना, जैसे जापान अगर आ जाता है कि जापान से क्या लिया गया है, तो सोचना आप एक बार कि जापान, जापान 2 बार 3 बार बोल देना अपने मन में, जापान जापान। तो जापान जापान, तो जापान, अच्छा जाओ जाओ भाई, पान ले आ, फिर उसके बाद खाते हैं, और खा कर क्या बनाएंगे, विधि बनाएंगे, खूब अच्छी वाली विधि, है ना, विधि बनाएंगे अच्छी वाली। तो विधि के द्वारा स्थापित करने वाला जो सिद्धांत हो जाएगा वो जापान हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी से आप जानते हैं भाई, देखो यहाँ पे मनी लिखा हुआ है एक प्रकार से, है ना, जैसे मनी समझ सकते हो। तो मनी जम गई, तो जब मनी जम जाएगी तो जर्मनी, और जब मनी जम गई तो क्या हो गई, आपातकाल लग गया कि नहीं लग गया, तो आपातकाल जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी जम गई मनी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, फ्री, फ्री में क्या आ रहा है, देखो देखो अफ्रीका में फ्री, फ्री आ रहा है ना, और फ्री से क्या हो जाएगा, फ्री से हो जाएगा संविधान संशोधन, ठीक है भाई, भाई अब मैं फ्री हूँ, आप संविधान संशोधन में कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो। या एक लड़का बोल रहा है कि नेताजी संविधान का संशोधन कर दो, तो नेताजी बोले ठीक है भाई, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं कर दूंगा संशोधन, ठीक है। तो संशोधन हो गया, फ्री अफ्रीका, ठीक है। तो ये था आपका वो। अब आप लोग जरा एक बार क्वेश्चन करिए इसका भी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए जरा, इंग्लैंड से क्या ली गई है संसदीय, इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन याद करिए, ब्रिटेन, ब्रिटेन, बेटा सन, बेटा आ रहा है, सन कहाँ से आ रहा है बताइए जरा। संसदीय प्रणाली होगी, संघीय प्रणाली होगी कि वो, बेटा, बेटा सन है, तो संसदीय प्रणाली होनी चाहिए ना, ऑप्शन ए सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलिए एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, संविधान संशोधन का कौन सा लक्षण आयोजित संविधान से अनुप्रेरित है, मतलब देखो एक लक्षण की बात किया है, हालांकि ये मैंने बताया नहीं आपको, बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो एक भारत का संविधान है ना, वो लक्षण आयोजित करता है, संविधान को अनुप्रेरित करने की क्रियाविधि जो करती है वो डीपीएसपी करती है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है भाई। याद रखिएगा, लक्षण आयोजित करने के संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये नीति निर्देशक सिद्धांतों को जाना जाता है, ठीक है। अब बताइए जरा यहाँ पे संघीय प्रणाली, संघ में क्या बजाना है बताइए जरा एक बार। कनाडा, कनाडा, नगाड़ा, हाँ शाबाश, कनाडा, शाबाश, ये बताना है आपको। कनाडा। तो जैसे भारत में संघीय व्यवस्था, किस देश से संघीय व्यवस्था को अधिकतम समानता होती है, तो कनाडा, बस सिंपल सी बात है। बाकी तो ये सब कुछ ऐसे ही लिखा है, आप बस ऐसे ही रिलेट करना है। अब देखो समवर्ती सूची भाई, अब यहाँ पर सोचिए कि अच्छा औसम बात है भाई, औसम बहुत अच्छी बात है, समवर्ती सूची में अच्छी बात है, औसम को रिलेट करवाया था आप लोगों से। तो बताइए जरा कि अच्छी बात यह है, चिकित्सा और शिक्षा का जो विषय था वो समवर्ती सूची में इन्वॉल्व कर दिया गया, औसम बात है भाई। राज्य में अलग हो गया, उसमें अलग हो गया, तो अच्छी बात हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन को प्रेरणा देता है एक प्रकार से। अब ये शक्ति के विभाजन की प्रेरणा देता है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में तो नहीं बताया है ना, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का जो विभाजन है ना संघ में, तो आप संघ को फिर भी सोचिए, वही नगाड़ा बजाना है संघ में ही, ठीक है। तो संघ में बजाओ और यहाँ पर लगाओ कनाडा को, ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, कनाडा को। यहाँ पर बताइए जरा
कि संविधान, जो भारतीय संविधान है, मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य है अमेरिका। अमेरिका पावरफुल वाला व्यक्ति है, रूस से सर। पावर, मौलिक कर्तव्य, रूठ के बैठा था ना, रूठ के बैठा था, तो भाई रूठ से बैठा था ना, अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका तो पावरफुल, वो तो मूल मूल अधिकार की बात करता है, ठीक है भाई, मूल अधिकार की बात करता है अमेरिका, ठीक है, मूल अधिकार की अमेरिका। बेटा ब्रिटिश हो जाएगा, फ्रांस में 4 शब्दों में फंस गए आप लोग, है ना, और उसके बाद आपका रूट हो जाएगा। रूठ कर बैठा होता, उसका मौलिक कर्तव्य ले लिया, बहुत अच्छा लगा आपको कि वो रूठ कर बैठा हुआ, उसका रूठापन है ना, तो आपने ले लिया। देखो, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत, भाई बताओ ये कौन बनाएगा? आया कोई एक व्यक्ति और उसने आय को लेकर, आयरलैंड आया था, हाँ आयरलैंड हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना, कभी कभी आय पूछ लेता, आय को लेकर, समान वितरण को लेकर, तो भी आप उसी को लगा देना। और इसमें एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा ना, राज्यों का क्या नामांकन करना, कौन करेगा नामांकन? यही आयरलैंड ही करेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाई है, अमेरिका। हाँ मौलिक अधिकार, हाँ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका अमेरिका, करेक्ट जवाब अमेरिका, क्योंकि उसका मोर पावर डॉन था ना वो, तो उसका हनन वगैरह ना किया जाए, इस तरीके से अमेरिका, ठीक, याद रखिएगा। मौलिक, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार अलग अलग है ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसको समझिएगा। ये देखो यहाँ पे भारत शासन 1935 लिखा हुआ है, इस संविधान में क्या लिया गया है? ये प्रश्न क्या है भाई? आपात संबंधी उपबंध है, भारत शासन अधिनियम 2035 में संविधान से लिया गया है। हाँ, प्रश्न ये है आपात संबंधी, बताइए जरा। मनी जम गई, हाँ मनी जम गई, आपात लग गया, पैसे भाई जम गए, हाँ समाप्त हो गए मनी। प्रश्न पढ़िए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के जो तत्व हैं, संकल्पना किस देश से संविधान पर आश्रित है? भाई देखिए जरा, प्रश्न तो अच्छा है, आयरलैंड से, बस शाबाश, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न बहुत सरल हैं, अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग कर भी रहे हैं। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व किस देश से संविधान के आधार पर निर्मित है? भाई बताइए जरा, फिर वही आयरलैंड, शाबाश। प्रश्न घुमा के आया है, बात वही है। प्रश्न एक और, भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में कहाँ से उधार लिया था? ये देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आप लोगों को बता देता हूँ मैं। यहाँ पर जब कलेक्टर का पद है, जो औपनिवेशिक शासन की बात की गई है, ये प्रश्न आप लोग ऐसा भी ना सोचे कि यूजीसी में आने वाला है, ठीक है भाई, या एमपीपीएससी में आने वाला है, छोड़िए इसको, बट याद रखिएगा ये आया है तो इंग्लैंड से आया है, ब्रिटेन से, ठीक है, याद अगर रखना हो तो ब्रिटेन से। भारत की संसदीय प्रणाली, सन माने बेटा, बोलो, सन मीन्स बेटा, कहाँ पर है? ब्रिटेन। अरे हो कि चले गए सारे के सारे? हाँ चलो, ये देखो प्रस्तावना जो भारत, अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना में 4 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, बात दोनों एक है, ठीक है भाई, बंधुत्व का मतलब होता है। और आदर्शों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? फंस गए 4 शब्दों में भाई, बताइए कहाँ फंसे हैं? फ्रांस में? अच्छा ठीक है, फ्रांस की क्रांति, शाबाश, समझ रहे हो यानी फिर तो आप। संविधान के निर्माता में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण कर दिया गया? भाई अमेरिका डॉन है, अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझता है। अब देखो यहाँ पर ना आपको बताऊं मैं, नहीं मौलिक अधिकार भी होगा, सर्वोच्च न्यायालय भी होगा, आपका न्यायालय भी तो था, हाँ न्यायालय भी तो था। हाँ जब आपको, हाँ जब 2 शब्द आपको कहीं मिल जाए ना पावर वाले, जब 2 शब्द मिल जाए तो तीसरे वाले को आप आंख बंद करके लगा देना, न्याय को, वो भी है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, इसका यही सही जवाब है। एक और प्रश्न लीजिए, हमारे संविधान के मूल अधिकार, अच्छा मूल अधिकार, अब देखो अधिकार की बात हो रही भाई, पावर की बात हो रही है, कौन है पावर में? अमेरिका है, हाँ ठीक है, अमेरिका, हाँ ठीक है। चलिए ये हो गया आपका समाप्त, ठीक है भाई, ये थे आप लोगों के ये क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी, ठीक है भाई, इसे आप ध्यान रखिएगा। कॉपी पेन अगर रखे हो तो मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ और बता देता हूँ जाते जाते आप लोग, ताकि उसे भी आप लोग समझ में आ जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना एक और,
कि भाई कौन कौन सी प्रारूप वाली जो समितियां हैं उसमें कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना होने लगे, उसके बारे में बता देना चाहता हूँ मैं। क्या बता दूँ अभी? बताइए एक बार। अच्छा बता दीजिए। हाँ भाई, देखिए अब बहुत लोग तो ऐसे भी हो रहे हैं भाई कि भी खाना पीना भी खाना होगा, डिनर वगैरह भी करना होगा, है ना, कहीं ऐसा। और आप बताइए बताइए। अच्छा हाँ फिर सबको तो खाना। अच्छा, तो चलो ठीक जाना है। है चले जाना। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो याद रखना आप लोग, जैसे कुछ प्रारूप की समितियाँ हैं जिस पे नाम बनाए गए हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा होल्ड रखना, बस थोड़ा सा 1 मिनट। तो देखिए अगर आप लोग को थोड़ा सा जानकारी रखनी तो अभी जानकारी एक्स्ट्रा के रूप में रख सकते हैं आप लोग। जैसे मैं कहूँ अगर संचालन समिति, ध्यान से सुनिए, आप कॉपी पर लिखते रहिएगा। संचालन समिति, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नियम, ठीक है भाई, नियम समिति, ठीक है। उसके बाद आपसे बात करूँ राष्ट्रीय ध्वज संबंधित समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। और उसके बाद वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ। अब जरा मेरी बातों को जरा समझिएगा अच्छे से, एक बार समझिए थोड़ा सा यहाँ पर। तो इसमें इन सबके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे, नाम लिख लेना सबका, राजेंद्र प्रसाद। अब आप सोचिए जरा, कोई अगर मान लीजिए कोई क्रिया है, अगर कोई एक्टिविटी है, देखो मैं कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, संचालन की बात कर रहा हूँ। कार्य संचालन की समिति की जो अध्यक्ष हैं वो अलग है। अगर कोई कार्य का, अगर मान लीजिए कोई संचालन करेंगे किसी गतिविधि की या किसी कार्य की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे में सबसे पहला नाम आता है राजा का। ये काम राजा करेगा। ये काम कौन करेगा? राजा। और राजा को याद करना है आपका राजेंद्र। अब बताओ नियम कौन बनाएगा? राज्य का नियम कौन बनाएगा? राजा। संचालन कौन करेगा? राजा। राष्ट्र के सबसे पहले अगर कोई ध्वज का रोहण करता है या ध्वज फहराता है तो कौन सबसे पहले करेगा? राजा। अगर कोई मान लीजिए अपने उसमें क्षेत्र में जो राजा है वो उसको क्या करेगा? स्टाफ रखेगा और उन स्टाफों को क्या देगा? पैसे भी देगा, वित्त भी देगा। तो वित्त और स्टाफ की जो समिति है वो भी क्या काम करेगा? राजा। तो यानी राजा से राजेंद्र प्रसाद, राजा जो है राजेंद्र प्रसाद याद रखो। तो संचालन हो जाए तो संचालन सबसे पहले राजा करेगा, तो राजेंद्र प्रसाद। नियम कौन बनाएगा? राजेंद्र प्रसाद यानी राजा, यानी राष्ट्रीय ध्वज की समिति, ध्वज कौन सा रोहण करेगा? राजेंद्र प्रसाद यानी राजा। वित्त और स्टाफ कौन देगा भाई? पैसे से, ये भी समिति उसी की है, राजा का। तो राजेंद्र प्रसाद की ये 4 याद रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं, एक और ले लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। मैं अगर आपसे बात करूं तो संघीय, देखो संघ के बारे में, संघीय शक्ति समिति, शक्ति समिति लिखिएगा कॉपी पर। संघीय जो है शक्ति समिति। और संघीय संविधान समिति, ठीक है भाई, संघीय, ठीक है, आप यहाँ पर लिखिए संघीय, ठीक है भाई, संघीय संविधान समिति हो जाएगा। और उसके बाद बात करूँ तो राज्यों के संबंधित समिति, राज्यों से संबंधित समिति, ठीक है, ये हो जाएगा एक। और आपका एक बन जाएगा संघीय शक्ति। आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो संघ में आया है ना, इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, संघ में ये जो संघ की बात करें या राज्य की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही संघीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष हैं और राज्यों के भी हैं, संघीय संविधान के भी अध्यक्ष हैं। बस संघ जब कभी दिखे आपको ना, और किसी का नाम मत लगाना, आंख बंद करके संघ या राज्य का नाम आ जाए तुरंत भाई लगा देना पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और ये 3 ही नाम आएंगे, बस ये याद रखना संघ का। तो यहाँ पे संघ याद कर लीजिए, वही मैं बताना चाहता हूँ संघ का, ठीक है भाई। आवास, एक होता है आवास समिति, आवास समिति, आवास समिति की जो अध्यक्ष रही थी बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है भाई, याद रखिएगा सीतारमैया। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि जो सीता माँ थी, सीता मैया, ऐसे याद कर लिए, सीता मैया को आवास नहीं मिला, वो तो 14 साल तक क्या थी, उनका वनवास मिला था, वनवास मिला था। तो आवास भाई, अच्छा तुरंत समझा, अच्छा भाई इनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है, तो आवास में कौन होगा? देखो कहीं सीता माँ है, ढूंढो सीता माँ को, मिल गई, हाँ ठीक है, लगा के आ जाइए सीतारमैया को, ये सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं प्रारूप समिति, तो आप सब लोग जानते होंगे, प्रारूप में कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, याद रखिएगा। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग जानते हैं भलीभांति तरीके से, आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है। अच्छा, प्रांत की बात करता हूँ,
एक होता है प्रांत संविधान समिति। प्रांत, देखो मैं बताऊं, प्रांत, प्रांत का मतलब होता है, देखो यहाँ पे संघ और राज्य मत रिलेट करिए कि प्रांत है ये अलग है। प्रांत में बेसिकली नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब बताइए इनका काम क्या था, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल का इनका काम ये था, ये चाहते थे कि सब लोग यूनिट में रहें, एकता में रहें सभी लोग, ये चाहते थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने क्या किया कि प्रांत संविधान समिति है उसके अध्यक्ष रहे ये, क्योंकि वो एकता चाहते हैं। अच्छा, और किसका किसका एकता चाहते हैं, तो याद रखना आप लोग ये भी अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक सबको एकत्र कर रहे हैं ना, देखिए जरा, मौलिक अधिकारों को भी, अल्पसंख्यक को भी, और जनजाति और उपार्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार, और उपार्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार की जो समिति के अध्यक्ष थे। तो जहाँ पर आपको दिखे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति, उपार्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार की समिति, तब भी आप देखना यार इतने सारे नाम आ रहे हैं, ये सारे नाम एकत्रित कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई से। बस इतनी बात याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पे 3 हो जाएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की 3 हो गई समितियाँ, और 4 हो गई उनके राजेंद्र प्रसाद जी का, और 1 हो गई आवास समिति सीता रमैया का, और उसका प्रारूप समिति ये हो जाएगी आपकी भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है भाई, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा बस। और अच्छा, एक जैसे मैंने कार्य संचालन की बात मैंने कहा था, संचालन समिति तो भाई राजेंद्र हो जाएंगे, लेकिन कार्य संचालन में आपको याद रखना है, कार्य संचालन में जैसे कार्य कौन करेगा, मुंशी वगैरह काम करते हैं ना कार्य संचालन में, भाई मुंशी वगैरह काम करते हैं कि नहीं करते, बोलिए जरा एक बार। तो के एम मुंशी इसके अध्यक्ष थे। तो के एम मुंशी कार्य को लेकर, ठीक है भाई, जैसे आप सोच लेना कार्य कौन चलाएगा, मुंशी, जैसे बना दिया जाता है ना किसी चीज़ों के लिए, भाई आप मुंशी हो, आप ये काम देखो, आप वो काम देखो, ये सारी चीज़ें मुंशी करते थे। तो कार्य संचालन की समिति के एम मुंशी हो जाएंगे, बस ये बात याद रखना आप लोग, बस इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये थे आप लोगों का। तो अनुच्छेद तो आपका रह गया आज, मैंने सोचा था देखो आप लोगों के सामने अनुच्छेद की भी PDF भी मैंने खोल कर बैठा था, ही ओपन किया था कि मैं आप लोगों को ट्रिक से अनुच्छेद के बारे में भी बताऊं, लेकिन अब आज नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए मैं आपको कल आपकी क्लास होगी उसमें मैं करवा दूंगा अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया है स्रोत, अनुसूची और आपका भाग, प्लस में आपको मैंने अभी अभी बता दिया है कुछ समितियों के बारे में, और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए हैं आप लोगों को। तो आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें, UGC के लिए और MPPSC के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। ठीक है भाई, चले, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। हाँ।